तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज हम सीखेंगे साथ मिलकर सम अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। हमने देखा था सोलर सिस्टम का स्टार्टिंग का एक लेक्चर देख लिया, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, प्लैनेट्स देखे जो कि सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। तो ये सारे जो हम देखेंगे ये भी सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, यानी कि एक मेंबर है। हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम नहीं बोलते हैं, सिस्टम। हाँ है तो है। चलो यार स्टार्ट करते हैं। जब भी बुलाऊं आ जाती है, लेकिन आती थोड़ा लेट है, कुड़ी तो चॉकलेट है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। पेन कॉपी लेके स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, एस्टेरॉइड्स। तो यार एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? तो एस्टेरॉइड्स है ना, स्मॉल छोटे छोटे रॉक लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। और सन एक्चुअली बात ये होती है कि जो अर्थ या और बाकी प्लैनेट्स हैं उनका एक फिक्स पाथ है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था, पिछले एपिसोड में, ठीक है, कि प्लैनेट्स जो हैं वो घूम तो रहे हैं, सन का चक्कर तो काट रहे हैं ना। आप अपनी बंदी का चक्कर तो काट रहे हो, लेकिन एक फिक्स्ड पाथ पर। वैसे ही प्लैनेट्स भी एक फिक्स्ड पाथ पर ही सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और उन फिक्स्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। अच्छा जी, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट थी इसलिए बताया। ठीक है, एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल स्मॉल रॉक लाइक ऑब्जेक्ट्स, है ना, स्मॉल रॉक लाइक ऑब्जेक्ट्स दैट आर फाउंड ऑर्बिटिंग द सन, है ना। जैसे हमने देखा था कि प्लैनेट्स सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, उनका एक रास्ता है, ऑर्बिट है। हम उस फिक्स्ड पाथ को जो प्लैनेट का होता है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो वो जो प्लैनेट्स है वो एक फिक्स्ड पाथ यानी कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। ठीक उसी प्रकार ये एस्टेरॉइड्स जो स्मॉल रॉक लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। उनका भी एक फिक्स्ड पाथ है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी घूम जाते हैं, उनका भी एक तय है, एक तय रास्ता है। तो पहले इसको पॉज करिए और लिखिए, कुड़ी तो चॉकलेट है, लेट है, लेट है। बहुत घटिया गाना था। ठीक है, तो लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं यार। लिखो, स्क्रीनशॉट लेके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये अगला पॉइंट है एस्ट्रॉइड्स के बारे में। तो इस पॉइंट में क्या है कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना उनको हम जनरली फाइंड करते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं कहां पर, जो ऑर्बिट है मार्स का और जुपिटर का, उन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में जो गैप है ना। जैसे मैंने कहा था कि जो भी प्लैनेट्स का ऑर्बिट है, मतलब जो भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ मार्स जुपिटर, तो इन दोनों के रास्ते में गैप होता है। तो मैं क्या बता रहा हूं, जो गैप है ना मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में, यहां मार्स इस रास्ते में जा रहा है और इधर जुपिटर, तो जो बीच में गैप है, इसी गैप में एस्ट्रॉइड्स होते हैं। जनरली हम इसे यही पाते हैं, है ना, यही लिखा है यहाँ पे। दे आर जनरली, दे मतलब एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स आर जनरली फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, और इसी रीजन को जो बीच में गैप है, दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टेरॉइड बेल्ट, है ना, जहां हम एस्टेरॉइड्स को जनरली फाइंड करते हैं, जनरली, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि जनरली इसलिए लिखा है क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। एग्जांपल देता हूं, देखो, तुम्हारा स्कूल होता है 6 घंटे का, तुम स्कूल के 5 घंटे तो तुम पढ़ते हो 8th में, लेकिन तुम जनरली तुम्हारी क्रश है 8th बी की कृति पर, तुम 8th बी के अराउंड चक्कर मारते रहते हो। कभी बोलते हो सर वॉशरूम, और वहां पहुंच जाते हो। कभी बोलते हो सर पानी पीने जा रहा हूँ, तो वहां पहुंच जाते हो। कभी बोलते हो यहाँ काम है, मतलब 8th बी के अराउंड तुम चक्कर काटते रहते हो। तो तुम्हें हम जनरली 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 कहाँ फाइंड करते हैं, 8th बी के अराउंड, क्योंकि तुम्हारी क्रश है वहां पे, तुम उसी के अराउंड घूमते रहते हो, कृति के अराउंड चक्कर काटते रहते हो कि बस देख लूं देख लूं। ठीक है, और हाँ ऐसी बात नहीं है कि तुम बाकी जगह नहीं जाते हो, तुम बाकी जगह भी पाए जाते हो, जैसे कैंटीन में समोसे खाने जाते हो, प्रिंसिपल ऑफिस में डांट खाने जाते हो, है ना। तो यही बता रहा हूँ, एस्ट्रॉइड्स भी और जगह हो सकते हैं, लेकिन जनरली ज्यादातर टाइम, मतलब ज्यादातर जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो कहाँ होते हैं, इसी रीजन में। किस रीजन में, जो गैप है बिटवीन मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में। दे आर जनरली फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, ये जो रास्ता है, जो बीच में गैप है मार्स के और जुपिटर के ऑर्बिट के, उसी रीजन को हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, क्योंकि उसी रीजन में हम एस्टेरॉइड्स को जनरली पाते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए पॉज करके। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। तो आपने पॉज करके लिख लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर लिख नहीं रहे हो तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम, क्योंकि लिखोगे नहीं, सीखोगे कैसे? लिखना जरूरी है सीखने के लिए। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं।
तो एस्टेरॉइड्स का आखिरी पॉइंट है कि एस्टेरॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप्स। तो अगर हमें एस्टेरॉइड्स को देखना है अर्थ से तो हमें एक ऐसा मतलब एक लार्ज टेलीस्कोप चाहिए, है ना। अगर स्मॉल टेलीस्कोप होगा उससे हम नहीं देख पाएंगे, है ना। हमें लार्ज मतलब लार्ज ही चाहिए, छोटे से काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि ओनली लिखा है ना, एस्टेरॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप्स। तो इसको पॉज करके लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कॉमेट्स। ठीक है, इसको लिखिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कॉमेट्स। तो कॉमेट्स को आज तक हमें ऐसा लगा कि वो शूटिंग स्टार्स होते हैं। I mean, ऐसा हमें बताया गया है कार्टून्स में से। कोई भी किसी से अगर पूछेंगे कि यार वो जो ऊपर से आसमान से गिरता है टूटता है वो क्या है, बोलेंगे टूटता तारा है। और उससे आप मांगोगे विश, तो आपकी विश पूरी होगी। काट रहे हैं आपका वो लोग, कुछ नहीं है ये बकवास बातें हैं। ठीक है, तो उसको शूटिंग स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें से लाइट निकलती है। बताऊंगा आगे वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो कॉमेट्स आर, वो एक्चुअली में क्या, कोई स्टार नहीं है। कॉमेट्स आर बिग पीसेस ऑफ आइस एंड रॉक। कॉमेट्स आर बिग पीसेस ऑफ आइस एंड रॉक, है ना। वो क्या है, बड़े बड़े पीसेस हैं किसके, आइस और रॉक के। रॉक मतलब बहुत बड़े पत्थर, है ना, उसके बड़े बड़े पीसेस हैं। दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। बताऊंगा मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लियर हुआ कि जो कॉमेट्स है वो कोई स्टार नहीं है ना। कॉमेट्स का है बिग पीसेस, बड़े बड़े टुकड़े हैं किसके, आइस और रॉक के। बिग पीसेस ऑफ आइस एंड रॉक। अच्छा ठीक है। दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। अच्छा, वो सन के अराउंड घूमते भी हैं, जैसे हमारा अर्थ घूमता है, जैसे बाकी प्लैनेट्स घूमते हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स घूमते हैं, वैसे ही कॉमेट्स भी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। अच्छा जी, रिवॉल्व का मतलब तो पता ही होगा, जैसे अगर बीच में सन है तो इसके अराउंड चक्कर काटना। ठीक है, और हमने एक और टर्म देखा था पिछले एपिसोड में, रोटेशन, मतलब अपने जगह पर ही खड़े खड़े घूमना। ठीक है, अपने जगह पर ही ऐसे। ठीक है, बस। तो वो घूमता है सन के अराउंड इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। लिखो पहले पॉज करके, एलिप्टिकल का मतलब बताऊंगा अभी एक डायग्राम से। ठीक है, ठीक है, पहले लिखो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो हम अब चलते हैं, आप लिख लो पॉज करके। एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो बीच में कोई सन है ना, बीच में कोई क्या है एक ही सन है, बीच में सन है ना, सर्कल नहीं समझ लेना। सन के अराउंड कुछ हाईली एलिप्टिकल है ना। अगर बोलते सिंपली एलिप्टिकल मतलब कुछ ऐसा होता, लेकिन हाईली एलिप्टिकल मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्बिट है उसका, है ना, बहुत ज्यादा। और हमने ये देखा था, ये हमने क्या देखा था कि जो प्लेनेट सन से जितना दूर होगा उसको उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा सन का चक्कर काटने में, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो कृति फर्स्ट बेंच पे, तुम सेकंड पे हो, मैं फोर्थ पे हूं, है ना। तो अगर हम चक्कर लगाना स्टार्ट करें कृति के अराउंड और घूम के फिर से अपने बेंच पर बैठेंगे, है ना, तो क्या होगा, ज्यादा टाइम किसको लगेगा, तुम्हें या मुझे। तुम तो खट से मार के बैठ जाओगे क्योंकि तुम सेकंड बेंच पे हो, उसके से डिस्टेंस कम है। अच्छा जी, ठीक है ना, और मैं चौथे बेंच पे हूं, तो मैं जब घूम के बैठूंगा तो मुझे तुमसे ज्यादा समय लगेगा। बस यही चीज है ना। तो जितना डिस्टेंस दूर होगा, तुम देख रहे हो हाईली एलिप्टिकल, बहुत ज्यादा एलिप्टिकल है, मतलब दूर है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको चाहो तो बना लो एक बार। ये क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ये ऑर्बिट। ठीक है, चाहो तो इसको बना लो, अच्छा ही है ना, चाहो तो बना लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ेंगे हम, कॉमेट्स के बारे में ही। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट है कॉमेट्स के बारे में। तो क्या लिखा है, कॉमेट्स आर लेफ्ट ओवर, मतलब बचा कुचा। कॉमेट्स आर लेफ्ट ओवर पीसेस ऑफ रॉक्स, है ना, उन रॉक्स से, किन रॉक्स के, दैट वर फॉर्म्ड एट द टाइम व्हेन द सोलर सिस्टम वाज बिगिनिंग शूट, नहीं कुछ लोग समझ गए होंगे, व्हेन द सोलर सिस्टम वाज बिगिनिंग इट्स फॉर्मेशन। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है, जब सोलर सिस्टम हमारा बनना उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, उस वक्त जो बड़े बड़े रॉक्स थे उसके ही बचे कुचे टुकड़े, लेफ्ट ओवर पीसेस ऑफ रॉक्स, उन्हीं रॉक्स के जो बड़े बड़े रॉक्स थे जब हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, है ना, उसी वक्त के जो रॉक्स थे बड़े बड़े, उसके बचे कुचे टुकड़े ही, पीसेस ऑफ रॉक्स ही कॉमेट्स है। अच्छा जी, मतलब वो मैंने ऐसे पहले ही बता दिया है, वो बिग पीसेस ऑफ आइस एंड रॉक्स, है ना, तो इन्हीं के बचे कुचे पीसेस हैं। ठीक है, तो पॉज करके लिखिए, क्या लिखा है, कॉमेट्स आर लेफ्ट ओवर पीसेस ऑफ रॉक्स दैट वर फॉर्म्ड एट द टाइम व्हेन द सोलर सिस्टम वाज बिगिनिंग इट्स फॉर्मेशन। लिख लिया होगा पॉज करके,
इसका वेट कर रहे हो, कृतिया नहीं लिखेगी, तुम्हें लिखना है। तो ये है अगला पॉइंट जो मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब सन के अराउंड घूमने में, एक चक्कर लगाने में उससे कितना समय लग रहा है। मैंने एग्जांपल दिया था कृति वाला, ठीक है ना। तो देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, है ना, इज यूजुअली वेरी लॉन्ग, क्योंकि उसका ऑर्बिट कैसा है, हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट है, हमने अभी देखा कुछ देर पहले, है ना। तो इसी वजह से उसका डिस्टेंस ज्यादा है और उसी वजह से उसको टाइम, उसका मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब पीरियड मतलब टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब घूमने में, सन के राउंड चक्कर लगाने में कितना समय लगा, है ना, वो समय जो है वो बहुत ज्यादा है, यूजुअली वेरी लॉन्ग। सिंपल सिंपल है। तो इसको पॉज करिए और लिखिए, सामने रहनी है जान कड़ लेनी है। तो लिख लिया होगा आपने। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये है अपना अगला पॉइंट कॉमेट के बारे में। क्या है, अ कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। जो आप फोटो में देख रहे हो उसका एक बहुत ही ब्राइट हेड होता है और एक लंबी सी टेल होती है। अच्छा ठीक है। और जो टेल का जो लेंथ है वो साइज उसका बढ़ता जाता है एज इट अप्रोचेस द सन, है ना। तो क्या है, जो कॉमेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। इतना हम समझ गए हैं। तो एक्चुअली बात ये है कि हमने उसका शेप देखा, आगे एक ब्राइट हेड है और पीछे एक लंबी सी टेल है। और एक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही कॉमेट सन के क्लोज जाता है ना, सन के क्लोज जाता है, वैसे उसकी टेल की लंबाई बढ़ने लगती है ना। क्यों, वजह है कि जैसे ही वो सन के पास जाता है, सन की हीट की वजह से उसके टेल के थ्रू गैस और डस्ट रिलीज होता है, उसमें से निकलता है, इसी वजह से टेल की लंबाई बढ़ जाती है। ध्यान से सुनना, जैसे वो सन को अप्रोच करता है, सन के पास पहुंचता है, जो भी उसमें गैस और डस्ट होता है वो सन की हीट की वजह से निकलने लगता है और उसी वजह से उसका एक लंबा हो जाता है, टेल धीरे धीरे लंबा होने लगता है जैसे सन के और पास जाने लगता है, क्योंकि हीट भी तो बढ़ती है, उसी के हिसाब से ज्यादा गैस और डस्ट निकलता है और टेल और लंबी होती जाती है। चाहो तो जो मैंने बोला अभी उसको अपने बुक में लिख लेना आप अपने लैंग्वेज में, तो ज्यादा समझ में आएगा। उससे पहले इन दोनों पॉइंट्स को, मतलब पॉइंट तो एक ही है, दो हिस्से हैं, इसको लिख लो, ठीक है। क्या है, अ कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड with a long tail, है ना। The length of the tail grows in size as it approaches the sun। तो इन दोनों पॉइंट, आई मीन एक पॉइंट को लिखो, जिस रास्ते तो ना मिले उस पर न हो मेरे कदम। तो लिख लो जल्दी। अब आगे बढ़ते हैं। और क्या मैंने बताया, पीछे जाओ और उसको जो मैंने बोला अपने लैंग्वेज में लिख लो। उसी पॉइंट में थोड़ी बातें और ऐड कर लो। द टेल ऑफ द कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। और इसकी वजह भी वही है, क्या, कि मैंने कहा था जो टेल क्यों लंबा होता है, जैसे ही सन के पास पहुंचता है तो उसमें से गैस और डस्ट सन की हीट की वजह से निकलता है। तो निकलता है मतलब हीट अगर मैं यहां से दूंगा तो पीछे की ओर ही निकलेगा ना। ये समझ लो कि हीट की वजह से जो गैस और डस्ट है वो निकलता है कॉमेट में से, तो उसका टेल लंबा होने लगता है और ज्यादा हीट मिलता है तो और ज्यादा गैस और डस्ट निकलता है ना। तो इसी वजह से वो टेल हमेशा सन से ऑपोजिट वे में रहता है। क्या रहता है, ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, सन से दूर। फोटो में देख ही सकते हो, है ना, ये होता है। ठीक है, तो इसको लिख लो एक बार। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉमेट के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कॉमेट्स के बारे में आखिरी पॉइंट है, सिंस कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, दे कैन बी व्यूड एट पीरियोडिक टाइम्स फ्रॉम द अर्थ, है ना। जैसे हमने देखा कि जो कॉमेट्स है वो भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। जैसे ही घूम रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अर्थ के पास से ही पास होंगे, क्योंकि घूम रहे हैं, है ना। तो इसीलिए, इसी वजह से, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, तो उसको हम पीरियोडिक टाइम्स, मतलब किसी किसी समय पर ही देख पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हो गया हेलिस कॉमेट, है ना। हेलिस कॉमेट स्पेलिंग देख लेना, HALLEY एपोस्ट्रोफी S, है ना। हेलिस कॉमेट appears after every 76 years, है ना। इट वॉज लास्ट व्यूड इन 1986। अच्छा, इसका क्या है, जो हेलिस कॉमेट है, हेलिस कॉमेट उसको हम 76 साल में एक बार देख पाते हैं। तो उसको हमने लास्ट टाइम देखा था 1986 में। तो अब अपना मैथ्स लगाओ और ये बताओ कि हम उसको नेक्स्ट टाइम कौन से ईयर में देखेंगे। मैंने सोच लिया, तुम सोचो। 1 2 3, टाइम खत्म। प्लस माइनस नहीं चलेगा। देखो
ना उसको हम हाँ उसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे 2062 में। हाँ उसको हम नेक्स्ट टाइम 2062 में देखेंगे। अच्छा ठीक है ना, 76 ईयर बाद हमने 1996 में देखा, तो वहां से 76 ईयर 2062 में देखेंगे। ठीक है, ये जो है ना हेलिस कॉमेट, इसके ऊपर अगर आपने छिछोरे देखी है, आपने देखा होगा कि जो सेक्सा बोलता है सुशांत को कि भाई हेलिस कॉमेट, हाँ जब श्रद्धा आती है, इसका मतलब ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अच्छी लड़कियां मुश्किल से आती हैं। वैसे ही जैसे हेलिस कॉमेट एक बहुत ही सुंदर सा कॉमेट है जो कि हमें सिर्फ 76 ईयर्स में ही एक बार देखने को मिलता है। यही हाल है उन कॉलेजेस का जहां पे मैं जाने वाला हूँ। ठीक ठीक है, तो इसको लिखिए हम। अब आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं, मिटियोर्स एंड मिटियोराइट्स। लिख लो पॉज करके। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। लिख लो यार जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पॉज करो और लिखो। अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है, मिटियोर्स एंड मिटियोराइट्स। तो जो मैं अभी इस टॉपिक को पढ़ा दूंगा, जो यहाँ लिखा रहेगा वो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं। ये एकदम बेस्ट है, एकदम बेस्ट एक्सप्रेस किया है मैंने इसको बहुत ही अच्छी जगह से। क्या लिखा है इसमें, एनसीईआरटी भी है ना, एनसीईआरटी भी है, ऐसा मत समझना कि एनसीईआरटी है नहीं, एनसीईआरटी हमारा बेस है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है, द एस्टेरॉइड्स इन द स्पेस। एस्टेरॉइड्स क्या है, वही स्मॉल रॉक लाइक ऑब्जेक्ट्स, जो हमने पहले ही पढ़ लिया, पहला टॉपिक हमारा। ठीक है, तो द एस्टेरॉइड्स इन द स्पेस जो कि घूम रहे हैं एस्टेरॉइड बेल्ट में। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ है, बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, पूरा रिवाइज होते रहेगा। ठीक है, द एस्टेरॉइड्स इन द स्पेस समटाइम्स कोलाइड विद ईच अदर। कोलाइड मतलब टकराना। तो जब एस्टेरॉइड्स जो हैं वो स्पेस में घूमते घूमते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जैसे अगर भीड़ में अगर तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए, सामने समोसा रख दिया जाए, अब तो खत्म भाई। अब 8th बी को भी छोड़ दिया जाए, तुम कहीं और निकल जाओगे, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो जाएंगे बस। और जहां पे समोसा रखे वहां तक पहुंचते पहुंचते कितना टकराव होगा, कितना टकराव होगा, है ना। तो उस टकराव से क्या होता है, जो एस्टेरॉइड्स है स्पेस में कभी कभी टकरा जाते हैं विद ईच अदर एंड फॉर्म मीटियोरॉइड्स। मीटियोराइट्स नहीं है, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं, वो अलग चीज है ना। अभी अभी क्या फॉर्म हो रहा है, मीटियोरॉइड्स। स्पेलिंग पे ध्यान दो, है ना। यहाँ पे METEORITES है, यहाँ पे क्या है, METEOROIDS। ठीक है, ये मिस्टेक हो सकती है तुमसे, है ना। तो एस्टेरॉइड्स जब स्पेस में टकरा जाते हैं, है ना, एक दूसरे से, तो तब फॉर्म होता है मीटियोरॉइड्स, है ना। फ्रॉम दीज मीटियोरॉइड्स, जब ये फॉर्म हो गए मीटियोरॉइड्स, तो इनमें से मीटियोर्स फॉर्म होते हैं। फ्रॉम दीज मीटियोरॉइड्स मीटियोर्स आर फॉर्म्ड। तो ये कोई खास चीज है क्या यार, मीटियोर्स कोई खास चीज है क्या, नहीं। जैसे हमने देखा कि जो एस्टेरॉइड्स, मान लो एस्टेरॉइड्स का टुकड़ा इतने बड़े बड़े हैं, टकराएंगे तो थोड़े छोटे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे मीटियोरॉइड्स। तो उनमें से क्या फॉर्म होते हैं, मीटियोर्स। फ्रॉम दिस मीटियोरॉइड्स मीटियोर्स आर फॉर्म्ड। तो ये बहुत ही बेस्ट चीज है जो मैंने लिखा है, एक प्लान्ड वे में है ये नोट्स। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ लिया कि मीटियोर्स फॉर्म कैसे होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे मीटियोर्स क्या है और मीटियोरॉइड्स क्या है। ठीक है, तो इसको पहले लिखिए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। लिख लो इसको, लिख लो पॉज करके, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला पॉइंट है, क्या है, अ मीटियोर इज यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। क्या है, जो मिटियोर है हमारा, जो मिटियोर है वो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे हमने देखा एस्टेरॉइड्स थे जब टकराए, जब कोलाइड हुए, क्योंकि वो लोग समोसे की दुकान में भाग रहे थे, तो टकराव तो तय था। भीड़ में तो समोसों के लिए फाइटिंग हो जाती है। ठीक है, तो और उस वैसे ही वहां फ्री में मिल रहे थे, तब तो फिक्स था। तो एस्टेरॉइड्स टकराए, मीटियोरॉइड्स फॉर्म हुए, मीटियोरॉइड्स, और उन मीटियोरॉइड्स से मीटियोर फॉर्म हुआ। तो मीटियोर क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, बोल सकते हो रॉक का टुकड़ा है। ठीक है, ठीक है, और वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री मारता है ना। और जब वो एंट्री मारता है तो उसकी स्पीड बहुत ही हाई होती है। सोच लो, एक बार सोचो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पेस से आता है, कितना हाई स्पीड होगा उसका, यू कांट इवन इमेजिन इट। एट दैट टाइम इट हैज अ वेरी हाई स्पीड। तो पहले इस पॉइंट को लिखो, फिर हम आगे और भी अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है वैसे तो। लिखो इसको, लिखो, हम आगे बढ़ रहे हैं साथ में।
तो अगला पॉइंट क्या है, ये उसका क्या होता है, मिटियोर की बात हो रही है, ये इस पे ध्यान देना तुम। द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमोस्फियर, जैसे ही वो मिटियोर जो कि बहुत ही हाई स्पीड में वो एंट्री मारता है हमारे एटमोस्फियर में, अर्थ के एटमोस्फियर में, तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन। तो अगर आपने फ्रिक्शन पढ़ा है तो आपको पता होगा फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स। अगर मान लो मैं ऐसे चलता हूं, अगर मैं एक बाइक लेके निकलता हूं, तो अगर मैं आगे चल रहा हूं इधर, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। अगर आपने फ्रिक्शन पढ़ा है तो पता होगा, वरना जाके पढ़ लेना, मैंने वैसे लेक्चर बनाए हुए हैं। तो क्या है, द फ्रिक्शन ड्यू टू दी एटमोस्फियर हीट इट अप, जो पत्थर का टुकड़ा जो कि रॉक है, एक क्या है, मिट्योर क्या है, एक पत्थर है, हम उसे क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार लोग बोलते हैं, लेकिन आप तो साइंस पढ़ते हो, आपको पता क्या है, वो एक रॉक है। तो द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमोस्फियर हीट इट अप, उसमें आग लग जाती है ना, क्या है, आग लग गई है, उसके बदन में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा, उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, तो उसी वजह से वो हीट अप हो जाता है, और वो हीट होता है तो वो ग्लो करता है, इट ग्लोज एंड इवेपोरेट्स क्विकली। अगर किसी भी चीज में आग लगी है तो वो इवेपोरेट होता है, धुआं निकलता है। जैसे अगर हम पानी को हीट करते हैं तो वो भी जब बॉईल होता है तो वो धुआं निकलता है। अगर हम उसे एक ऐसे टेम्परेचर पर ले जाएंगे, उसको हीट करते जाएंगे पानी को गैस पर, तो पानी पूरा गायब, है ना। यही बोल रहा हूं, जब वो देख रहे हो फ्रिक्शन है, एक तो बहुत हाई स्पीड है, एक बहुत हाई स्पीड और फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो हीट अप हो गया। अच्छा जी, तो हीट मतलब आग लग गई तो ग्लो कर रहा है, इसलिए तो लोग बोलते हैं कि शूटिंग स्टार है, वो स्टार है क्योंकि उसमें से वो चमकता है, लेकिन वो उसमें आग लग जाती है उसके बदन में। ठीक है, इट ग्लोज एंड इवेपोरेट्स क्विकली, वहां पे इतना हाई टेम्परेचर पहुंच गया, सोचो एक बार कि वो जैसे ही ग्लो होता है, जैसे ही जलता है और कुछ देर के लिए होता है, फिर खट से गायब, वो इवेपोरेट हो जाता है। जैसे तुम पानी को अगर बॉईल करते हो, अगर बहुत देर तक करोगे और हाई टेम्परेचर पर ले जाओगे और बॉईल करते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी ही गायब। तो यही हो रहा है यहाँ पे, वो पत्थर भी इवेपोरेट हो जा रहा है, और इवेपोरेट होता है क्विकली, तुरंत आता है तुरंत गायब, हट से गायब। तो दैट इज वाई, इसी वजह से जो ब्राइट स्ट्रीक है, हम उसी को बोलते हैं पत्थर जो चमकता है, द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसलिए तो बोलते हैं, मैं देखो आसमान से तारा टूट रहा है, जल्दी जल्दी विश मांगो, अभी तारा गायब हो जाएगा। गायब नहीं होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, और वो तारा नहीं है, वो क्या है, एक रॉक है, एक पत्थर है। वो उस पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, उसकी स्पीड बहुत हाई है, इस वजह से उसमें आग लग जाती है उसके बदन में, और वो ग्लो करने लगता है, और इसी वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है बहुत ही क्विकली, खट से, है ना। इसी वजह से वो जो ब्राइट स्ट्रीक है, जिसको लोग बोलते हैं क्या, शूटिंग स्टार, लेकिन वो है एक पत्थर। तो वो पत्थर जो है, जो जिसमें आग लग गई है जिसके बदन में, वो लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय के लिए आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने इतना जोर दिया। तो इसको पॉज करिए और लिखिए, कैसे गुंडागर्दी है, सर्दी में भी गर्मी है गर्मी है। तो लिख लो इसको पॉज करके, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा है एक मिटियोराइट के बारे में, क्या लिखा है, सम मिटियोर्स आर लार्ज, कुछ मिटियोर्स जो टुकड़े होते हैं पत्थर के, जो कि एक स्टार नहीं है, ये पहला कंफ्यूजन दूर कर लो, वो एक शूटिंग स्टार नहीं है, वो क्या है, एक रॉक का टुकड़ा है। ठीक है, तो सम मिटियोराइट्स, आई मीन सम मिटियोर्स आर लार्ज and so they can reach the earth before they evaporate completely. The body that reaches the earth is called a meteorite. तो हमने देखा कि जो मिटियोर है वो अर्थ एटमोस्फेयर में आता है, उसकी स्पीड बहुत हाई है, उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, इस वजह से वो हीट अप हो जाता है, और वो क्या होता है, हीट अप होता है तो ग्लो करता है, और खट से हो जाता है इवेपोरेट, उड़ जाता है धुआं बन के, और वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच नहीं पाता है। लेकिन कुछ कुछ मिटियोर्स लार्ज होते हैं, इतने लार्ज होते हैं वो, कि वो भी हीट होते हैं, इवेपोरेट होते हैं, ग्लो और इवेपोरेट होते हैं, लेकिन वो उनकी साइज इतनी बड़ी होती है कि वो पूरी तरह से कंप्लीटली इवेपोरेट नहीं हो पाते हैं, है ना। वो उसका कुछ हिस्सा जो इवेपोरेट नहीं हो पाता है कंप्लीटली, इस वजह से उसका कुछ हिस्सा अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है, वो अर्थ तक पहुंच जाता है। और जो मिटियोर जो कि बड़ा है, सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवेपोरेट कंप्लीटली, पूरी तरह से इवेपोरेट होने से पहले वो अर्थ तक पहुंच जाए, अर्थ के सरफेस तक। तो उसी बॉडी को, द बॉडी दैट रीचेस द अर्थ इज कॉल्ड अ मीटियोराइट, इज कॉल्ड अ मीटियोराइट, इज कॉल्ड अ मीटियोराइट। तो मीटियोर और मीटियोराइट में अंतर क्या है? पत्थर तो दोनों हैं,
तो शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो एक्चुअली बात ये है, इसको लिखो पहले, इंपॉर्टेंट चीज है। लिख लिया पॉज करके? ठीक है, बहुत जल्दी हो तुमने, बहुत जल्दी लिख लिया तुमने। तो एक मिटियोर जो होता है और एक मिटियोरॉइड में अंतर ये है, जो मिटियोर है वो अर्थ सरफेस तक पहुंच नहीं पाता है, उससे पहले ही वो ग्लो और मतलब उसमें आग लग जाती है उसके बदन में और वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो मिटियोराइट है वो भी एक पत्थर का टुकड़ा है, वो भी एक मिटियोर है, लेकिन वो इतना लार्ज है कि जो मिटियोराइट है, मिटियो RITE, जो मिटियोराइट है वो भी इवेपोरेट होता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं होता है, वो अर्थ सरफेस तक पहुंचता है। जो मिटियोर है वो नहीं पहुंचता है अर्थ सरफेस पे, वो पहले ही उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन जो मिटियोराइट है वो पूरी तरह से नहीं होता है इवेपोरेट, अर्थ सरफेस तक वो पहुंच जाता है। तो जो मिटियोराइट है वो अर्थ सरफेस से पहुंचेगा और जो मिटियोर है वो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो यही उन दोनों में डिफरेंस है। अगर लिखा नहीं है तो लिख लो यार, इसके तो वेट कर रहा हूं तुम्हारा। अगर तुम साथ हो तो यार दिन बन जाए, तुम साथ हो तो, और क्या। चलो लिख लो पॉज करके, हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब लगभग ये खत्म होने वाला है, तो लिख लो जल्दी जल्दी, खटखट। तो ये एक पॉइंट लिख लो, इसके बारे में, मिटियोराइट्स के बारे में, क्योंकि हमने देखा कि जो मिटियोर्स है वो तो पहुंच नहीं पा रहे अर्थ सरफेस पे, पहुंचते कौन है? मिटियोराइट्स। तो वो जब पहुंच जाते हैं ना मिटियोराइट्स, उनकी हेल्प से साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस धातु से, आई मीन किस मटेरियल से बना है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है क्या? मिटियोर शार्स। क्या है वो, उसका मतलब व्हेन द अर्थ क्रॉसेस अ कॉमेट्स टेल, है ना। हमने देखा था एक कॉमेट, अगर अर्थ उस कॉमेट के टेल से अगर उसको अगर क्रॉस करता है, उससे अगर पास होता है, तो क्या होगा? अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइंग meteors कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द स्काई, है ना। दिस इज कॉल्ड अ मिटियोर शार। तो हमने देखा एक मिटियोर, हमने पढ़ा एक मिटियोर क्या होता है। तो मिटियोर का जो टेल है बहुत बड़ा होता है, अगर उससे अर्थ पास करता है, अर्थ अगर उसको क्रॉस करता है, तो क्या होगा कि हम स्काई में देखेंगे कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइंग मिटियोर्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, बहुत सारे होंगे, जैसे कि बारिश हो रही है, मिटियोर्स की बारिश, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, तो तुझी को ढूंढ रही हैं ये बूंदे। तो ऐसा अगर सीन देख रहा है तो मजा ही आ जाएगा ना, कि फ्लाइंग मिटियोर्स को हम ऑब्जर्व करेंगे स्काई में, तो इसी को हम बोलेंगे मिटियोर शार। जैसे कि पानी की बूंदे बरस रही हो और आपको ढूंढ रही हो, ठीक है। आपकी वाली को, अच्छा ठीक है, उनको भी। तो बस यही था हमारा मिटियोर शार। तो हम ये जो होता है इस प्रोसेस को, आई मीन कोई प्रोसेस नहीं है, इस फिनोमिना को हम लोग स्काई में ऑब्जर्व करते हैं, साल में एक आध बार हो गया, मतलब होता है ये, ऐसा होता है ये, ठीक है। ऐसा कोई मन से बनाया हुआ नहीं है, ये होता है, ये सब फिनोमिना से जो कि होते हैं। एक टॉपिक रिमेनिंग है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसका मैं बना दूंगा 10 मिनट का वीडियो, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, ठीक है। बस और क्या, मजे मारते हैं जिंदगी में, और क्या, और कुछ नहीं चाहिए। 100% मत लाओ, 90 मत लाओ, 60 लाओ, लेकिन खुश रहो। जरूरी ये नहीं है कि तुम 60 लाते हो कि 90, जरूरी ये है कि मान लो तुम्हारे फर्स्ट एग्जाम में 20% आए और तुम नेक्स्ट एग्जाम में अगर 50% लाते हो, या फिर 60, या फिर 70, 80, 90, तुम अगर इम्प्रूव कर रहे हो तो वो जरूरी है। लेकिन ऐसा है कि अगर तुम्हारे पहले एग्जाम में 95 आ गए, फिर तुम्हारे 60 आ गए, तुम निभा रहे हो जिंदगी में, ये नहीं चाहिए। हमेशा आगे बढ़ो, दूर की सोचो और मजे मारते हो। चलो बाय, लिख लेना, छोड़ना मत, ठीक है, बाय।